नमस्ते बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। बच्चों, हमने अपना दूसरा पाठ असली याचक पूरा कर लिया है। अब इस पाठ से संबंधित व्याकरण हम कर रहे हैं, जिसमें मुहावरों का वाक्य में प्रयोग आप पूरा कर चुके हैं। अभी क्या बच गया है? उपसर्ग और प्रत्यय। ये उपसर्ग और प्रत्यय आपके लिए कोई नया विषय नहीं है। इसे आप अपनी पिछली कक्षाओं में भी आपने इसे सीखा है। तो इस कक्षा में इसी विषय को और विस्तार से आप जानेंगे। तो विस्तार से जानते हैं कि उपसर्ग और प्रत्यय क्या है। चलिए बच्चों। तो बच्चों, हमारे व्याकरण का विषय है उपसर्ग और प्रत्यय। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि माँ और बेटी के बीच कुछ संवाद हो रहा है। बच्चों, बेटी माँ से कह रही है कि माँ, आज का भोजन बहुत ही जायकेदार और लाजवाब है। माँ कहती है, हाँ बेटा, साथ ही साथ यह सुपाच्य और स्वच्छता से भरपूर है। देखा बेटा आप लोगों ने? तो यहाँ पर माँ बेटी की इस बातचीत में कुछ शब्द आए हैं। देख रहे हैं आप? कुछ शब्द आए हैं। ये शब्दांशों के मेल से बने हैं। ये जो है शब्दांशों के मेल से बने हैं। ये जो है जायकेदार, लाजवाब, सुपाच्य, स्वच्छता, भरपूर। तो मूल शब्दों में कुछ शब्दांश जोड़कर नए शब्दों की रचना की जाती है। ये आप जानते हैं। मूल शब्द जब ये शब्दांश, मूल शब्द में जब ये शब्दांश, मूल शब्द जायके, ये जायके में जब दार जुड़ गया, लाजवाब, जवाब में जब ये ला जुड़ गया, सुपाच्य, पाच्य में जब ये सु जुड़ गया, स्वच्छता, स्वच्छ में जब ये ता जुड़ गया, भरपूर, पूर में जब ये भर जुड़ गया, तो क्या करते हैं? ये कुछ विशेषता उत्पन्न करते हैं। अर्थ में कुछ अलग तरह की विशेषता उत्पन्न करते हैं। तो ऐसे शब्दों को, ऐसे शब्दांश जो मूल शब्दों के पहले या बाद में जुड़कर कुछ विशेषता या उनके अर्थ में कुछ बदलाव लाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? उन्हें हम उपसर्ग और प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग को आप जो है अंग्रेजी में प्रीफिक्स कहते हैं, और प्रत्यय को जो है अंग्रेजी में सफिक्स कहा जाता है। हाँ, तो पहले हम पढ़ेंगे उपसर्ग के बारे में। तो उपसर्ग संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, हिंदी के उपसर्ग होते हैं, उर्दू के उपसर्ग होते हैं, फारसी के उपसर्ग होते हैं और अंग्रेजी के भी उपसर्ग होते हैं। तो पहले हम जानते हैं कि उपसर्ग क्या है। ये सारे संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, हिंदी के उपसर्ग जानने से पहले हम जान लेते हैं कि उपसर्ग क्या है। उपसर्ग आप देख सकते हैं, अन प्लस बन, अनबन, अन प्लस बन, बन के आगे अन जुड़ गया, जिसका अर्थ हो गया अनबन, जिसका मतलब हो गया अब, जिसका मतलब क्या हुआ? जिसका विशेष अर्थ हुआ मनमुटाव, यानी कि दोस्तों के बीच में कुछ अनबन हो गई है, यानी कि कुछ मनमुटाव हो गया है, कुछ कड़वाहट, कुछ खटास दोनों के बीच में आ गई है। तो ये बन के आगे क्या जुड़ा? अन उपसर्ग जुड़ा। वैसे ही यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रहार, हार, हार शब्द, मूल शब्द के आगे प्रह जुड़ गया। तो इसका अर्थ, प्रह जुड़ जाने से क्या हो गया? प्रहार, जिसका नया अर्थ हो गया मारना, प्रहार करना, किसी पर प्रहार करना, किसी को मारना। तो उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं। ये शब्दांश है। अन्न, प्रह शब्द नहीं है, शब्द का एक अंश ही है। शब्द का जो एक अंश मात्र होता है उसे हम क्या कहते हैं? शब्दांश। मूल शब्द के आगे ये जो शब्दांश है, ये जो शब्दांश है, ये अव्यय भी है। अव्यय, अव्यय क्या होता है? जो बदलता नहीं है। अब अगर ले लीजिए प्र के लिए अगर मैं कह रही हूं प्रहार, प्रवचन, प्रतिकूल, तो ये प्र जो है हार के आगे जुड़कर प्रहार बन गया। तो ये प्र जो है
क्या है ये प्र अव्यय है, यानी कि ये प्र कभी भी बदलता नहीं है। अव्यय वो शब्द होते हैं जो बदलते नहीं हैं। प्र के आगे हार जुड़ गया तो प्रहार हो गया, प्र के आगे वचन के आगे प्र जुड़ गया तो प्रवचन हो गया, वास के आगे प्र जुड़ गया तो प्रवास हो गया। ऐसे तो ये प्र जो है अव्यय है, बदलता नहीं है। ठीक है, तो जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। उपसर्ग वह शब्दांश होता है जो किसी शब्द के आगे आकर एक विशेष अर्थ, यानी कि देखिए अर्थ में उसके बिल्कुल ही परिवर्तन आ जाता है, एक विशेष अर्थ प्रकट करता है, उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग। यह दो शब्दों से उप प्लस सर्ग के योग से बना है। उप और सर्ग, उप और सर्ग देख सकते हैं आप यहाँ पे, उप और सर्ग, इसका भी एक अर्थ है बच्चों, जानते हैं, जिसमें उप का अर्थ है समीप, निकट या पास में, तथा सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना। यानी कि इसका अर्थ क्या हुआ? उपसर्ग का अर्थ हुआ कि पास में बैठकर, इसके पास में बैठकर दूसरा नया शब्द, नया अर्थ देने वाले शब्द का निर्माण करना। उपसर्ग का प्रयोग शब्द के प्रारंभ में किया जाता है। ये उपसर्ग का प्रयोग शब्द के प्रारंभ में किया जाता है। आगे देखिए बच्चों, इस प्रकार उपसर्गों के प्रयोग से शब्दों की 3 स्थितियां होती है। जब भी उपसर्ग जो है मूल शब्द के आगे, मूल शब्द होता है मेन शब्द के आगे जब भी उपसर्ग जुड़ जाता है तो उसकी 3 स्थितियां होती है। 3 स्थितियां क्या होती है देखते हैं हम। शब्द के अर्थ में एक नई विशेषता आ जाती है। ये जो शब्द है तन, जो शब्द है तन के आगे जुड़ा पुरा का अर्थ होता है पुराना, पुरा का अर्थ होता है पुराना। तो पुरा तन के आगे जुड़कर क्या बन गया? पुरातन। पुरा जो है तन के आगे जुड़कर क्या हो गया? एक विशेष अर्थ, एक अलग ही अर्थ दे दिया, जो कि है पुरातन। पुरातन का अर्थ होता है पुराना। दूसरी स्थिति देखिए, शब्द का अर्थ विपरीत हो जाता है, यानी कि ऑपोजिट हो जाता है। देखिए जय के आगे क्या जुड़ा है बच्चों? परा जो है जय के आगे जुड़कर क्या हो गया है? पराजय। तो ये शब्द का जो है एक विपरीत अर्थ देता है, विपरीत यानी कि ऑपोजिट। उपसर्ग 3 स्थितियों में होते हैं, ठीक है ना। ये जय के आगे जुड़कर क्या दिया इसने? एक विपरीत अर्थ दे दिया, एक ऑपोजिट अर्थ दे दिया। जय जीतना, पराजय हारना। जय का ऑपोजिट हुआ पराजय। अब तीसरा देखिए, शब्द के अर्थ में कोई विशेष अंतर नहीं आता। जय के आगे वी जुड़ गया, इसका जय के आगे जब वी जुड़ गया तो इसका अर्थ हुआ, इसको क्या कहेंगे हम? विजय। विजय का अर्थ होता है जय, जीत हासिल करना। जय का भी अर्थ होता है जीत हासिल करना। युद्ध में जय प्राप्त हो, युद्ध में विजय प्राप्त हो, दोनों का अर्थ होता है जीतना ही। यानी कि शब्द के अर्थ में कोई विशेष अंतर भी नहीं आता है। उपसर्ग जब लगता है तो 3 स्थितियां होती है, एक तो विशेष अर्थ देता है, एक विपरीत अर्थ देता है, और कोई अंतर नहीं आता, कोई विशेष अंतर नहीं आता है। बोलने का अर्थ है कि अर्थ जो है एज इट इज रहता है, हूबहू रहता है। तो उपसर्ग जो है मूल शब्द के आगे जब जुड़ जाता है तब उसकी 3 स्थितियां होती है। आगे देखते हैं बच्चों, हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले उपसर्ग मुख्यतः 3 भागों में विभक्त किए जा चुके हैं। जैसे शुरू में मैंने आपको कहा था कि संस्कृत के उपसर्ग हैं, हिंदी के उपसर्ग हैं, विदेशी भाषाओं के उपसर्ग हैं, जैसे उर्दू है, फारसी है, अंग्रेजी है, ठीक है ना। तो ये हम कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं कि आगत उपसर्ग। क्या कहते हैं बच्चों इन्हें हम कहते हैं आगत उपसर्ग। तो अब जैसे कि आप जानते हैं कि हिंदी जो है संस्कृत की पुत्री है, हिंदी का जन्म जो है संस्कृत से ही हुआ है। तो कई सारे संस्कृत शब्द हिंदी में हैं, उन्हें हम तत्सम कहते हैं। कई सारे संस्कृत के शब्द हिंदी में आके वे बदल गए हैं, संस्कृत से आके हिंदी में आते आते वे बदल गए, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। और कई सारे आगत शब्दों को भी हिंदी ने अपना लिया है, जैसे कई सारे फारसी के शब्द हैं, उर्दू के शब्द हैं, अंग्रेजी के शब्द हैं। ये आप अपनी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये आप जानते ही हैं।
ये आप जानते हैं, आपके लिटरेचर में ये सब संस्कृत के भी शब्द आते हैं, हिंदी के भी आते हैं, उर्दू के भी आते हैं, जिसमें फारसी और अरबी के होते हैं, और अंग्रेजी के भी आते हैं। तो अभी हम जानेंगे कि इन चारों, जैसे संस्कृत है, हिंदी है, उर्दू, फारसी है और अंग्रेजी है, इनके अलग अलग उपसर्ग हैं। ये क्या है ये हम जानेंगे। देखिए बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड में मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को संस्कृत के उपसर्ग। पहले हम जानेंगे संस्कृत के क्या उपसर्ग हैं। देखिए, ये है उपसर्ग अति, संस्कृत का अति। वैसे तो संस्कृत के कई उपसर्ग हैं, यहाँ मैंने 3 उपसर्ग लिए हैं। अति, अति का अर्थ हर उपसर्ग, मैंने क्या कहा, उपसर्ग जो है शब्द नहीं होता है, वो शब्दांश होता है, शब्द का एक अंश मात्र ही होता है। तो अति का अर्थ क्या होता है, अधिक, सीमा से परे। अति का अर्थ होता है अधिक या सीमा से परे। तो मूल शब्द के आगे रिक्त है, शय है, आचार है, इनके आगे जो है अति जुड़कर जो है कुछ विशेष अर्थ यहाँ पर दिया गया है। जैसे देख सकते हैं, अतिरिक्त यानी कि एक्स्ट्रा, अतिरिक्त यानी कि एक्स्ट्रा, अतिशय वो भी होता है हद से ज्यादा, अत्याचार किसी पर अत्याचार करना, हद से ज्यादा किसी पर अत्याचार करना, अत्यंत, अतिव्याप्ति, अतिक्रमण, अत्यंत, अत्यंत बहुत जरूरी, बहुत, अतिव्याप्ति बहुत बहुत ज्यादा जो व्याप्त हो चुका है, बहुत ज्यादा जो फैल चुका है, अतिव्याप्ति, अतिक्रमण, अतिक्रमण का अर्थ होता है किसी मर्यादा के उल्लंघन करना, किसी मर्यादा का उल्लंघन करना, मर्यादा से आगे जाना, किसी मर्यादा से आगे जाना, इसका अर्थ होता है अतिक्रमण। क्रमण के आगे अति जुड़ गया है। तो ये था अति। अगले उपसर्ग में हम जाते हैं अधि। अधि का ये भी एक शब्दांश है, इसका अर्थ है अधिक, ऊपर, श्रेष्ठ, समीपता। 4 अर्थ हैं इसके, देख लीजिए बच्चों। इससे बना है कार के आगे अगर हम लोग ने अधि लगा दिया तो अधिकार, अधिकार का अर्थ पता है आप लोग को, राइट। अधिराज, अधिराज का अर्थ होता है राजा, अधिराज का अर्थ होता है राजा। अध्यक्ष, अधिकरण, ये जो है देखिए, करण, राज, कार, इन सब के आगे अधि जुड़कर ये क्या बन रहा है, एक विशेष अर्थ दे रहे हैं। आगे हम देखते हैं बच्चों, हाँ, अनु। अनु का अर्थ होता है पीछे, क्रम या समानता। हर उपसर्ग का एक अर्थ होता है। अनु का अर्थ होता है पीछे, क्रम या समानता। अनु, शासन के आगे अनु जुड़ के क्या हो गया है, अनुशासन, डिसिप्लिन। अनुशासन का अर्थ होता है डिसिप्लिन। फिर है आपका दूसरा शब्द क्रम। क्रम के आगे जुड़ गया है अनुक्रम। अनुक्रम का अर्थ होता है सीक्वेंस। अनुशील, अनुशीलन का अर्थ होता है बिल्कुल लगातार अभ्यास करते रहना, लगातार प्रैक्टिस करना। अनुचर, अनुचर का अर्थ होता है दास। चर के आगे अनुचर, शासन के आगे अनु, क्रम के आगे अनु, शीलन के आगे अनु जुड़कर एक विशेष अर्थ हमें दे रहे हैं। तो ये थे कुछ संस्कृत के उपसर्ग। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम। हाँ, अब आ गए हैं हम लोग हिंदी के उपसर्ग में। हिंदी के कुछ उपसर्ग जानते हैं बच्चों। हिंदी का पहला उपसर्ग अ और अन, इसका अर्थ होता है निषेध, अभाव, यानी कि न। अ अन इसका मतलब होता है निषेध, यानी कि अभाव, यानी कि न होना, किसी का न होना। जैसे नाम के आगे अ लग गया, अनाम, अनाम, नाम न होना, अनाम। अजान, जान न होना, अजान। अतः, अतः यानी कि अतः का अर्थ होता है सीमा से रहित, सीमा रहित, सीमा रहित, जिसकी कोई सीमा नहीं होती है। फिर अगला है अनपढ़, अनिच्छा, इच्छा न होना, अनमोल, जिसका कोई मोल नहीं है, अनमोल। अगला शब्द ले लीजिए बच्चों, अगला शब्दांश ले लीजिए, अध है। अध, अध का अर्थ है आधे के अर्थ में। अध का अर्थ होता है आधा। अध जला, जो आधा जला है, आधा पका है, आधा खिला हुआ है, अध खिला। आधा मरा हुआ है, अध मरा। आधा सेर है, अधसेरा। अधसेरा यानी कि हाफ केजी के रूप में, आधा सेर। एक सेर में जो है लगभग 1 किलो होता है।
अधसेरा जो है आधा किलो होता है। अब अगला ले लेते हैं हम उन का अर्थ होता है एक कम, उनका अर्थ होता है एक कम। अगर ले ले हम 39, 40 में एक कम 39 होता है, जिसको हम 39 कहते हैं। 29, 30 में एक कम 29 होता है, जिसे हम 29 कहते हैं। 19, 20 में एक कम 19 होता है, जिसे हम 19 कहते हैं। हाँ, आगे देखिए बच्चों, आगे उर्दू के उपसर्ग। उर्दू जिसमें जो है अरबी और फारसी दोनों भाषाओं के शब्द आते हैं, तो इसके उपसर्ग जान लेते हैं। उपसर्ग, पहला उपसर्ग है कम। कम का अर्थ होता है थोड़ा, हीन। शब्द है जोर। जोर के आगे कम लगा तो कमजोर, अक्ल के आगे कम लगा तो कम अकल, उम्र के आगे कम लगा तो कम अक्ल। अगला शब्दांश ले लीजिए खुश। इसका अर्थ होता है अच्छा। बू के आगे खुश लगा तो खुशबू, खुशदिल, खुशहाल आदि। फिर अगला ले लीजिए गैर। गैर का अर्थ होता है नहीं, अभाव। ठीक है ना, गैर का अर्थ होता है नहीं या अभाव या कमी। अभाव का अर्थ होता है कमी। गैर हाजिर, हाजिर ना होना, गैर हाजिर। गैर कानूनी, कानून जो कानून का पालन नहीं करता है, गैर कानूनी। गैर कानूनी, कानून के हिसाब से जो नहीं चलता है वो गैर कानूनी होता है। लॉ के हिसाब से जो नहीं चलता है वो गैर कानूनी होता है। गैर सरकारी, जो सरकारी नहीं है, जो गवर्नमेंट का नहीं है, जो सरकार से रिलेटेड नहीं है, गैर सरकारी। अगला ले लीजिए दर। दर उपसर्ग। दर का अर्थ होता है मैं नहीं, मैं का अर्थ होता है, मैं का अर्थ मतलब होता है दरअसल, माने कि असल में। दरअसल का मतलब होता है असल में। दरअसल मैं भूल गया था, असल में मैं भूल गया था। दरमिया। दरमिया का अर्थ होता है किसी के बीच में। मैं किसी के दरमिया नहीं आना चाहता, मैं किसी के बीच में नहीं आना चाहता। हाँ, अगला ले लीजिए बच्चों अंग्रेजी के उपसर्ग। ये है अंग्रेजी के उपसर्ग। पहला उपसर्ग है सब। सब का अर्थ होता है अधीन या किसी के नीचे। जज, सब जज। कमेटी, सब कमेटी। अगला ले लीजिए वाइस। वाइस का अर्थ होता है सहायक। वाइसरॉय, वाइसराय। राय का अर्थ होता है किंग, राजा। राजा का जो सहायक होता है वो वाइसराय होता है। वाइस चांसलर होता है। वाइस चांसलर भी कौन है? ये भी एक राजा ही है। किसी यूरोपियन जो कंट्रीज है उस कंट्री में जो है ये वाइस चांसलर जो है, जो चांसलर जो होता है वो वहाँ का हेड होता है बच्चों। तो वाइस चांसलर, वाइस चांसलर। तो ये चांसलर का जो है सहायक होता है वाइस चांसलर। वाइस प्रिंसिपल है, वाइस राय है, वाइस चांसलर है, तो ये इनके सहायक है। जो राय है, राय के जो नीचे रहता है वो वाइस राय। चांसलर के जो नीचे रहता है वो वाइस चांसलर। प्रिंसिपल के जो नीचे काम करता है वो वाइस प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये चीफ। चीफ का अर्थ होता है प्रमुख। चीफ का अर्थ होता है प्रमुख। मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर। इंजीनियर, चीफ इंजीनियर। ठीक है ना, प्रमुख मिनिस्टर, प्रमुख इंजीनियर। हाँ, अगला है हेड। हेड का अर्थ होता है मुख्य। मुख्य कैसे? देखिए मास्टर, हेड मास्टर। क्लर्क, हेड क्लर्क। क्लर्क में जो हेड होता है, क्लर्क में जो मुख्य होता है हेड क्लर्क। मास्टर में जो मुख्य होता है हेड मास्टर। नेक्स्ट ले लीजिए फुल। फुल का अर्थ होता है पूरा। फुल शर्ट, फुल प्रूफ। फुल प्रूफ के साथ, पूरे सबूत के साथ। फुल शर्ट के साथ। फुल शर्ट, शर्ट जो शर्ट जो पहनते हैं वही फुल शर्ट, नॉट हाफ शर्ट, फुल शर्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये हमने अभी जो है अपना उपसर्ग पूरा कर लिया था। अभी आगे हम देखते हैं कि प्रत्यय क्या है बच्चों। प्रत्यय, प्रत्यय देखिए ये शब्द मैंने यहाँ पे दिया है महान। महान के साथ मैंने ता जोड़ दिया है, तो क्या बन गया बच्चों? यहाँ पर महानता बन गया। क्या बन गया? महानता। तो जो शब्दांश धातु रूप या शब्दों के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जो शब्दांश, ये भी शब्दांश ही है, ये भी शब्दांश ही है। उपसर्ग में उसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है, लेकिन इसमें इसका कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है, ये क्या करते हैं? मूल शब्द के आगे, मूल शब्द के आगे, मूल शब्द होता है मेन शब्द, जो धातु शब्द होता है, जो रूट वर्ड होता है,
धातु यानी कि रूट वर्ड, जो मेन जो वर्ड होता है, पहला जो वर्ड होता है ये महान है। महान के आगे क्या जुड़ा? महानता। महान के आगे क्या जुड़ा? ता जुड़ा। महान के बाद क्या जुड़ा? ता जुड़ा। जुड़ के क्या बन गया? महानता। ये लगकर क्या करता है? नए शब्दों का निर्माण करते हैं, तो इन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। बिल्कुल, उपसर्ग आगे जुड़ता है और प्रत्यय बाद में जुड़ता है। और क्या करते हैं? शब्दों के कुछ नए शब्दों का निर्माण करते हैं। तो प्रत्यय 2 शब्दों से बना है। प्रत्यय, ये जो प्रत्यय है ये 2 शब्दों से बना है। इसका अर्थ कौन से 2 शब्दों से बना है? प्रति प्लस अय से। प्रति प्लस अय से। तो प्रति का अर्थ है साथ में, प्रति का अर्थ है साथ में, और अय का अर्थ है चलने वाला, साथ में चलने वाला। तो ता किसके साथ में चल रहा है? महान के साथ चल रहा है, इसलिए इस ता को प्रत्यय कहा गया। प्रत्यय वो शब्द हैं जो साथ में चलते हैं। प्रत्यय का अर्थ होता है साथ में चलने वाला। 2 शब्दों से बना है, प्रति, साथ, अय, चलने वाला, साथ में चलने वाला। प्रत्यय का अर्थ हुआ साथ में चलने वाला। ये ता जो है महान का क्या है? प्रत्यय है, साथ में चल रहा है, चल के क्या बन गया? महानता बन गया। अगला देखिए, अच्छा। अच्छा के साथ हमने क्या जोड़ा? ई जोड़ा, तो क्या बन गई? क्या बन गया? ये अच्छा प्लस ई कर दिया तो क्या हो गया? अच्छाई। तो प्रत्यय उपसर्गों की तरह अविकारी शब्दांश हैं जो शब्दों के बाद जोड़े जाते हैं। अविकारी, विकारी, विकारी, विकारी जो बदलते हैं, अविकारी जो बदलते नहीं है। जैसे मैंने अभी कहा प्र के बारे में मैंने कहा, प्रस्थान, प्रवचन, प्रवास, ठीक है। तो प्र बदल नहीं रहा था, तो वैसे ही ई का भी, ई भी क्या है? एक अविकारी शब्द है जो बदलता नहीं है। अच्छा, अच्छा, अच्छाई, बुराई, महंगाई, तो सब में देखिए ई है, ये अविकारी शब्द है, ये बदलता नहीं है। आगे देखते हैं बच्चों, देखते हैं कि प्रत्यय के कितने भेद हैं। प्रत्यय के 2 भेद हैं। ये तो आपको कहीं पूछा नहीं गया है, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए आपको जानना बहुत जरूरी है कि प्रत्यय के कितने भेद हैं। प्रत्यय के 2 भेद हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय। तो पहले जानते हैं बच्चों कि कृत प्रत्यय क्या है। तो देखिए, हिंदी के कृत प्रत्यय क्या है हम जानते हैं। मूल क्रिया के साथ कृत प्रत्यय को जोड़कर शब्दों की रचना की जाती है। मूल क्रिया यानी कि मेन क्रिया, द रूट वर्ब, जो रूट वर्ब है क्या है यहाँ पर? भूल। ये एक क्रिया है, एक क्रिया है। इसके साथ क्या जुड़ गया? आ जुड़ गया। जुड़ने से क्या हो गया? भूल प्लस आ क्या हो गया? भूला। भूल प्लस आ क्या हो गया? भूला। वैसे ही देखिए, चिंत प्लस अन क्या हो गया? चिंतन। किसी पर चिंतन करना, किसी पर विचार करना। रट प्लस अंत, रटंत। रटंत यानी कि बाय हार्ट करना, रटंत पद्धति, बाय हार्ट करना। घूम प्लस अक्कड़ क्या हो गया? घुमक्कड़। पढ़ प्लस आकू क्या हो गया? पढ़ाकू। यानी कि मूल क्रिया के साथ कृत प्रत्यय को जोड़कर शब्दों की रचना की जाती है। कृत प्रत्यय में जो मूल शब्द होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों? क्रिया होते हैं। वो सारे क्रिया शब्द होते हैं। कृत प्रत्यय में जो मूल शब्द होते हैं वो सारे क्रिया होते हैं। क्रिया के बाद क्या जुड़ जाता है? प्रत्यय जुड़ जाता है। प्रत्यय जुड़कर नए शब्दों की रचना करता है, जैसे कि यहाँ पर किए गए हैं। तो कृत प्रत्यय कहाँ लगते हैं? मूल क्रिया के आगे लगते हैं। बस आपको यह समझना है कि कृत प्रत्यय क्रिया के बाद लगते हैं। क्रिया जो शब्द है, क्रिया शब्द के बाद लगकर एक नए शब्द की रचना करते हैं। कृत प्रत्यय मूल क्रिया शब्दों के बाद लगकर एक नए शब्द की रचना करते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। हाँ, तद्धित प्रत्यय। अब देखते हैं, हमने कृत प्रत्यय पढ़ा ना, अब देखते हैं तद्धित प्रत्यय क्या है। देखते हैं, जो प्रत्यय क्रिया शब्दों को छोड़कर, अभी हमने क्रिया के बारे में पढ़ा है ना, अभी हमने ये देखिए, हमने क्रिया के बारे में पढ़ा। ये सारे क्रिया शब्द हैं, ठीक है।
क्रिया शब्दों के बाद प्रत्यय लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, तो हम इन सारे को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कृत प्रत्यय। ये सारे कृत प्रत्यय हैं। क्या है? कृत प्रत्यय। अब ये देखिए, हाँ, ये तो हो गया कृत प्रत्यय। ये क्या है? तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या था? जो प्रत्यय क्रिया शब्दों को छोड़कर, जो प्रत्यय अभी जो हमने पढ़ा ना क्रिया, उसको छोड़ दीजिए, उसको छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण जो भी है आदि के साथ लगकर नए शब्द बनाते हैं, वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे बंगाल। बंगाल क्या है? एक संज्ञा शब्द है। मैंने कहा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण। बंगाल क्या है? एक सर्वनाम शब्द है। एक सर्वनाम शब्द, सॉरी, संज्ञा शब्द है। संज्ञा शब्द। ये संज्ञा शब्द के बाद क्या लगा है? ई प्रत्यय लगा है। ई प्रत्यय लगकर क्या बन गया? ये बंगाली। तो यहाँ पर जो ई है, ये कौन सा प्रत्यय है? ये ई जो है तद्धित प्रत्यय है। तद्धित प्रत्यय है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के साथ लगकर जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के साथ लगकर नए शब्द बनाते हैं। बंगाल के साथ ई लग गई, बंगाल के बाद ई प्रत्यय लग गया, लगकर क्या बना? बंगाली। तो ये क्या हुआ? ये तद्धित प्रत्यय हुआ। ठीक है, क्योंकि ये संज्ञा के साथ मिलकर नया शब्द बना रहा है। कुछ आगे और भी उदाहरण देखते हैं बच्चों। हाँ, देखिए, हिंदी के तद्धित प्रत्यय, ये सारे जो है तद्धित प्रत्यय है, यानी कि ये कहाँ लगते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के बाद लगते हैं। तो हिंदी के तद्भव शब्दों के साथ, हिंदी के तद्भव शब्द मैंने अभी आप लोग को बताया, वे शब्द जो संस्कृत से आए हैं लेकिन अपना रूप बदल गया है। जैसे रात्रि है। रात्रि जो है संस्कृत का शब्द है, हिंदी में हम उसे क्या कहते हैं? रात। तो रात जो है तद्भव शब्द है। रात जो है तद्भव शब्द है। नेत्र। नेत्र संस्कृत शब्द है। नेत्र का बदला हुआ तद्भव शब्द क्या है? आंख। आंख, तो वो तद्भव शब्द है। तो हिंदी के तद्भव शब्दों के साथ प्रत्यय लगाकर संज्ञा और विशेषण शब्द बनाए जाते हैं, तो वे हिंदी के तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि देखिए, कड़वा। कड़वा ये कौन सा शब्द है? ये विशेषण शब्द है। कड़वा विशेषण शब्द है। विशेषण शब्द के साथ क्या लगा है? ये आहट। आहट प्रत्यय लगा है। आहट प्रत्यय। तो ये प्रत्यय मैंने क्या कहा था? जो संज्ञा, सर्वनाम शब्दों, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के साथ लगते हैं, वो उन्हें हम क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय। उन्हें हम क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय। तो कड़वा जो है, कड़वा, कड़वा फल, फल की विशेषता बताए, तो कड़वा विशेषण हुआ। विशेषण शब्द के साथ क्या लगा है? आहट। क्या हो गया? कड़वाहट। क्या हो गया? कड़वाहट। घर। घर के आगे क्या लगा? आना। क्या बन गया? घराना। घर एक संज्ञा शब्द है। घर एक संज्ञा शब्द है, इसके साथ लगा आना, तो बन गया घराना। मीठा। मीठा फल। मीठा एक विशेषण शब्द है, इसके साथ क्या जुड़ा? आस जुड़ा। मीठा के साथ आस जुड़ा, तो क्या बन गया? मिठास। मीठा के साथ आस जुड़ा, तो क्या बन गया? मिठास। तो ये क्या, ये सारे प्रत्यय क्या है? ये तद्धित प्रत्यय है। और एक है देखिए चमक। चमक। चमक एक कौन सा शब्द है? एक भाववाचक संज्ञा शब्द है, इसके साथ ईला जुड़ा, तो क्या बन गया? चमकीला। यहाँ पर जुड़ने के बाद ये जो शब्द है, ये कुछ भी हो सकते हैं बच्चों। ये संज्ञा भी हो सकते हैं और विशेषण भी हो सकते हैं, लेकिन तद्धित प्रत्यय जो है ये किनके आगे जुड़ते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के बाद जुड़कर क्या करते हैं? एक विशेष अर्थ देते हैं। आगे देखते हैं बच्चों। हाँ, अभी तो आप लोग ने पढ़ा, एक एक प्रत्यय के बारे में आप लोग ने पढ़ा था। यहाँ पर देखिए, एक शब्द में कभी कभी दो प्रत्यय भी पाए जाते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता है, तो ये देखिए राष्ट्र प्लस ईय प्लस ता। देखिए इसमें दो प्रत्यय हैं। राष्ट्र जो है मूल शब्द है, मूल शब्द में एक ईय प्रत्यय लगा है और एक ता प्रत्यय लगा है, तो क्या बन गया? ये राष्ट्रीयता। मूल। मूल, मूल के साथ इक और ता जुड़कर क्या हो गया? मौलिकता। मूल के साथ इक और ता जुड़ के क्या हो गया? मौलिकता।
बुद्धिमान, बुद्धिमानी, बुद्धिमानी, बुद्धि के आगे मान और ई जुड़ के क्या हो गया, बुद्धिमानी। तो प्रत्यय जो है कभी कभी एक शब्द में दो दो प्रत्यय भी आते हैं। यहाँ पे मैंने 3 उदाहरण आपको दे दिए हैं जो इस प्रकार है। राष्ट्र, राष्ट्र प्लस य प्लस ता राष्ट्रीयता, मूल प्लस इक प्लस ता मौलिकता, बुद्धि प्लस मान प्लस ई बुद्धिमानी। अब हम आगे जानते हैं, आगे की स्लाइड में इसके कुछ नियम है बच्चों, देखते हैं। हाँ, पहचानने, प्रत्ययों को पहचानने के कुछ नियम बता रही हूं मैं आगे, देखिए। प्रत्यय जो है जुड़ने से प्रारंभिक स्वर में होने वाले परिवर्तन के नियम। जब प्रत्यय जुड़ जाते हैं, जैसे आप लोगों ने इस स्लाइड में देखा, हाँ यहाँ पे प्रत्यय जुड़ गया था, ठीक है ना, ये प्रत्यय यहाँ पे जुड़ गया था, इक प्रत्यय यहाँ पे जुड़ गया था, लेकिन यहाँ पे तो मूल था, लेकिन यहाँ ये मौ हो गया, ये मुंह मौ कैसे हो गया, इसका कुछ नियम है, आगे की स्लाइड में हम उसी को जानेंगे। प्रत्यय जुड़ने से प्रारंभिक स्वर में होने वाले परिवर्तन के कुछ नियम हैं। यदि किसी शब्द में अ, ई, य, इक, ऐ, अयन, आयन आदि प्रत्यय जोड़कर संधि कार्य हो तो शब्द के प्रथम स्वर में नियम अनुसार कुछ परिवर्तन आता है। बोले का अर्थ क्या है, एक एक करके देखेंगे बच्चों हम लोग। हाँ, कह रहे हैं कि किसी शब्द में अ, ई, य, इक, ऐ, अयन, आयन आदि प्रत्यय, ये प्रत्यय अगर इसमें जुड़ जाते हैं, मान लीजिए अ जुड़ जा, ई प्रत्यय, अ प्रत्यय, ई प्रत्यय, य प्रत्यय, या इसमें से कोई भी प्रत्यय, इक प्रत्यय अगर जुड़ जाता है, अभी हम लोग प्रत्यय के बारे में पढ़ा, तो ये सारे प्रत्यय हैं, ये सारे प्रत्यय अगर मूल शब्द के आगे जुड़ जाते हैं तो शब्द के प्रथम स्वर में, शब्द का जो प्रथम स्वर है, ये शब्द का प्रथम स्वर है, माँ जो है शब्द का प्रथम स्वर है आ, तो इस स्वर में क्या परिवर्तन आता है, इसमें कुछ परिवर्तन होता है, ये हम जानेंगे। जैसे अभी मैंने बताया था, मूल जो है मौ हो गया, कैसे, तो देखिए प्रथम स्वर अ होने पर आ में बदल जाता है। जैसे यहाँ पे प्रथम स्वर मनु है, मनु का अर्थ है इंसान, मनु, मनु, मनु प्लस अ जुड़ जाने से यहाँ पे क्या हो गया, मानव। तो ये म जो है यहाँ पर आ हो गया, जब इसके साथ आ प्रत्यय जुड़ गया। मैंने बताया, देखिए प्रत्यय, ये आ प्रत्यय इसके साथ जुड़ गया तो क्या हो गया, ये म जो है यहाँ पर इस स्वर में क्या आया, परिवर्तन आया, ये आ हो गया, मानव हो गया। वैसे ही देखिए यहाँ पे गंगा प्लस ए, गांगे, गंगा प्लस ए, गांगे। यहाँ पे देखिए गंगा प्लस ए, इसमें जो है, इस स्वर में जो है यहाँ पर एक परिवर्तन आ गया है, ए यहाँ पर जुड़ गया और यहाँ पे क्या हो गया, ए यहाँ पे, एक मिनट बच्चों, हाँ, ए यहाँ पे जुड़ गया और ये ग जो है यहाँ पे गा हो गया। ये देखिए ये ए यहाँ पे जुड़ गया और ये ग यहाँ पर गा हो गया, स्वर में परिवर्तन आया, गांगे हो गया। अ क्या हो जाता है, आ हो जाता है, जब अ जुड़ता है, ए जुड़ता है और इक जुड़ता है, तो इनके स्वर में कुछ परिवर्तन आता है। जैसे देखिए इक में समाज प्लस इक, तो समाज, हम ये नहीं बोल रहे सामाजिक नहीं बोल रहे, हम कह रहे हैं कि सामाजिक, समाज यहाँ पे सा हो गया, एक प्रत्यय जोड़ने से समाज सा हो गया है। कुछ और नियम हम देखते हैं आगे की स्लाइड में। हाँ देखिए बच्चों, प्रथम स्वर ई ए होने पर ए में बदल जाता है। प्रथम स्वर, ये देखिए प्रथम स्वर, ये ई है, ये ई है, ये ए है, ये ए है। क्या कहा मैंने, प्रथम स्वर ई ए, प्रथम स्वर ई ए, ये दोनों ए है, ए होने पर क्या हो जाता है, ए में बदल जाता है। ये दोनों ए है बच्चों, एक वेद, ठीक है ना। तो प्रथम स्वर ई ए होने पर ए में बदल जाता है। ये देखिए कैसे, जानते हैं कैसे, इतिहास प्लस इक, मैंने कहा कि प्रथम स्वर ई होने पर ए में बदल जाता है, तो ई क्या हो गया, ए में बदल गया। इतिहास प्लस इक क्या हो गया, ऐतिहासिक। इतिहास प्लस इक क्या हो गया,
ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल। अगला देखिए, नीति प्लस इक, ई भी क्या हो गई, ई भी क्या हो गई, मैंने कहा ए में बदल जाएगा, ई जो है ए में बदल गया। ये रूल्स है बेटा, ये प्रत्यय के कुछ नियम है, इन नियमों को आप भली भांति जो है अपने दिमाग में बिठा लीजिए। नीति प्लस इक क्या हो गया, नैतिक। नीति प्लस इक क्या हो गया, नैतिक। नी जो है ए में बदल गई, ये स्वर में यहाँ पे परिवर्तन आ गया। एक प्लस य, ऐक्य। ऐक्य, ऐक्य का अर्थ होता है एकता, ऐक्य का अर्थ होता है एकता। तो एक प्लस य क्या हो गया, ऐक्य हो गया। ये ए जो है ए में बदल गया, ये ए जो है ए में बदल गया, य लगने के बाद ए में बदल गया, ऐक्य। वेद प्लस इक क्या हो गया, वैदिक। प्रथम स्वर ए होने पर ए हो जाता है, इक प्रत्यय लगने पर ए हो जाता है, वैदिक। आगे देखिए, प्रथम स्वर उ, ओ होने पर औ में बदल जाता है। यहाँ देखिए, प्रथम स्वर उ, ओ, ठीक है। प्रथम स्वर उ, ओ होने पर औ में बदल जाता है जब इक प्रत्यय लगता है। जैसा उद्योग, उद्योग के आगे इक लगा, तो ये उ यहाँ पर इक लगने पर उद्योग क्या हो गया, औद्योगिक। उद्योग क्या हो गया, औद्योगिक। भूत प्लस इक, उ यहाँ पे भौ हो गया, भौतिक। भूत प्लस इक, भौतिक। सुंदर प्लस इक, उ यहाँ पर औ हो गया, सौंदर्य। सुंदर प्लस इक, सौंदर्य। योग प्लस इक, योग यहाँ पे क्या हो गया, यौगिक। योग यहाँ पे क्या हो गया, यौगिक। बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको उपसर्ग और प्रत्यय जो है अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं भी अगर आप लोग को कहीं पर भी अगर कोई भी अगर शंका है मन में, तो आप लोग 2 से 3 बार इस वीडियो को अवश्य देखिए, अवश्य आपको समझ में आ जाएगा। पूरा डेफिनेशन और पूरे एग्जाम्पल्स के साथ पूरी परिभाषा, जो प्रत्यय और उपसर्ग की जो परिभाषा है, परिभाषा के साथ अर्थों के साथ, जो भी शब्दांश है, उपसर्ग के जो भी शब्दांश है उनके अर्थों के साथ मैंने यहाँ पे आपको पूरी जानकारी जो है दे दी है। 1 से 2 बार आप जो है इस वीडियो को अवश्य देखिए, तो भली प्रकार से जो है भली भांति आप इसको प्रत्यय और उपसर्ग के विषय को अच्छी तरह से आप समझ लेंगे। आशा करती हूँ कि ये आपके लिए बहुत ही सहायक होगा। आपका जो पाठ्य पुस्तक का जो दूसरा पाठ है, उसमें आपके पाठ्य पुस्तक के दूसरे पार्ट में जो है 2 एक्सरसाइजेस दिए हुए हैं। बाद के लेसन खत्म हो जाने के बाद में 2 सेक्शंस दिए हुए हैं, जिसमें आपको उपसर्ग और प्रत्यय युक्त शब्द जो है छांट कर क्या करना है, कोष्टक में या जो रिक्त स्थान वहां पर दिया गया है उसमें लिखना है। तो ये वो करने से पहले जो है आप लोग जो है ये उपसर्ग और प्रत्यय का वीडियो 1 से 2 बार देखिए और इसे अच्छे से समझिए। तो ये कक्षा जो है मैं यहीं पर, आज की कक्षा में यहीं पर समाप्त करती हूँ। आगे फिर अगली कक्षा में एक नए विषय के साथ हम आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।